नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार एग्जाम टारगेट पर। हम लोग एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। आज हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। आज के सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग एक एक बार कम से कम एक एक लोग को तो लेकर आओ यार। सब लोग जितने लोग हो एक एक लोग को और लेकर आओगे तो डबल हो जाएंगे ना, तो लेकर आओ, फिर हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हमारा पहला क्वेश्चन है कि which of the following quality of timber can be improved using ABS process, ठीक है। इनमें से कौन सा ऐसा जो है आपका टिम्बर का क्वालिटी है जो एबेस प्रोसेस द्वारा इंप्रूव की जाती है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट ऑफ टिम्बर से पूछा गया है कि एबेस प्रोसेस द्वारा हम टिम्बर की कौन सी चीज को ट्रीट करते हैं। तो देखिए, जो फायर रेजिस्टेंट होता है आपका, फायर रेजिस्टेंट आपका क्या हो जाता है, फायर रेजिस्टेंस कह सकते हैं, आपका बढ़ जाता है एबेस प्रोसेस द्वारा, ठीक है। तो फायर रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए टिम्बर का क्या करते हैं हम, एबेस प्रोसेस करते हैं, ठीक है। ये चीज आपका हो जाएगा क्या, फायर रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए एबेस प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो पहले का कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन, पहले का सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, which of the following shows the correct decreasing order of rate of hydration of Portland cement compound। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताना है, सब रेट ऑफ हाइड्रेशन की बताना है, मतलब जो अवक्रिया करने की दर सबसे ज्यादा किसकी तेज होगी, फिर उससे कम किसकी होगी, फिर उससे कम किसकी होगी, फिर उससे कम किसकी होगी, मतलब अवक्रिया करने की दर रेट ऑफ हाइड्रेशन को बताना है। तो सबसे ज्यादा आपकी होती है C3A की। C3A के बाद जो होती है वो आपकी किसके होती है, C4AF, ठीक है, फिर C3A, फिर C2S। सबसे स्लो आपका क्या करता है, जो है आपका सबसे स्लो जो आपकी रेट ऑफ हाइड्रेशन होती है आपकी C2S की होती है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए जो है उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो इसको हमने इस साइन को थोड़ा सा उल्टा बनाया है, क्योंकि सबसे अधिक आपकी जो होती है किसकी, C3A की होती है, फिर C4AF की, फिर C3 जो है C3S हो गया यहाँ पे, C3S की, फिर C2S की, मतलब सबसे कम होती है C2S की, सबसे अधिक होती है C3A की रेट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। जबकि स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कौन गेन करता है, C3S आपका होता है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए C2S होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए आपका C3A होता है, ठीक है। तो आपका जो है दूसरे का कौन सा सही हो जाएगा, C3A, C4A, C3S, C2S, मतलब पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, दूसरे का पहला सही हो गया। समझ में आया ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा, द प्रोपोर्शन ऑफ इंग्रेडिएंट्स इन कंक्रीट मिक्स आर गिवन बाय 1:2:4, व्हाट विल बी द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ सैंड पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब ऑफ सीमेंट, मतलब सीमेंट का वॉल्यूम आपको दिया है, सीमेंट का वॉल्यूम आपको दिया है कितना, आपको दिया है 1 मीटर क्यूब। तो इसके लिए आपको सैंड का बताना है, जबकि सैंड देखिए प्रोपोर्शन है आपका 1:2:4, मतलब अगर आपका सीमेंट 1 होगा तो सैंड कितना होगा, 2 होगा, यानी सैंड का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, सैंड का वॉल्यूम हो जाएगा आपका 2 मीटर क्यूब, ठीक है। 2 मीटर क्यूब हो गया। अब बात कर रहा है 20% बल्किंग हो गई है, 20% बल्किंग हो गई है, तो आप जब 20% बढ़ा देंगे तो 2.4 मीटर क्यूब आपका क्या आ जाएगा, सैंड का वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा, ठीक है। सैंड का वॉल्यूम दिया है आपको, सॉरी जो है 1 मीटर क्यूब दिया है सीमेंट का वॉल्यूम, आपको सैंड का निकालना है 20% बल्किंग होने के बाद। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ है आपका, व्हाट इज द रेंज ऑफ स्लंप इन mm ऑफ द कंक्रीट व्हिच इज यूज्ड एज द मास कंक्रीट। मास कंक्रीट में जो है कंक्रीट यूज की जा रही है उसमें स्लंप वैल्यू उसकी कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, जो 25 से 50 mm होता है आपका, 25 से 50 mm, ये आपका स्लंप की वैल्यू जब होगी तो आपका किसके लिए, मास कंक्रीटिंग के लिए यूज किया जाएगा। अगर ये 50 से 100 के बीच में है तो आप बीम वगैरह के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और जो है 100 से 150 के लिए है तो आपको ऐसे जगह पे यूज करेंगे जहां पे कंजेस्टेड रिइंफोर्समेंट का यूज कर रहे हैं, जहां पे वर्केबिलिटी ज्यादा चाहिए, ठीक। तो आपका इसमें क्या गया, 20 से 50 दिया है, 25 से 50 होता है, इसमें 20 से 50 दिया, तो सेकंड ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। फोर्थ का सेकंड ऑप्शन आपका सही हो गया। समझ में आया ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ है आपका, इन द सिंबल यूज्ड टू रिप्रेजेंट द कंक्रीट मिक्स, MX दिया है, ठीक है, M और X लिखा है। इस X को बताना है क्या है, X आपका मान लीजिए M20 लिखा रहता है, तो 20 आपका क्या होती है, आपकी ये होती है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, और ये
कब ज्ञात होती है? 28 दिन कोई भी आप सैंपल लेते हैं, उस सैंपल का क्यूब बनाते हैं, क्यूब को 28 दिन तराई करते हैं, उसके बाद आप स्ट्रेंथ ज्ञात करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन में, और जितने सैंपल्स होते हैं उन सैंपल्स में ऐसी स्ट्रेंथ जो 95% सैंपल को स्पेसिफाइड करती है, मतलब जो है आपको वो स्ट्रेंथ 95% सैंपल पे आपका क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, तो वो चीज आपका क्या कहलाएगा? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहलाता है। ठीक है, तो यही इसमें 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पांचवें का थर्ड सही हो जाएगा। समझ में आया ना? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, छठवां। अकॉर्डिंग टू द आईएस कोड एट व्हाट मॉइस्चर कंटेंट वेट ऑफ टिम्बर इज नोटेड। देखिए आईएस कोड के अनुसार जो टिम्बर का एक एग्जैक्ट वैल्यू होती है मॉइस्चर कंटेंट की, वो 12% होनी चाहिए। 12% का मतलब 0.12, यही दिया है आपने। सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, छठवें का सेकंड। देखिए अगर नेचुरल सीजनिंग की बात की तो 10 से 15% होता है। ठीक है, और अगर सीजनिंग का ही बात किया तो 10 से 12%, एग्जैक्ट वैल्यू पूछा तो 12%। ये तीनों चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक, चलते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द रिकमेंडेड मॉइस्चर कंटेंट ऑफ टिम्बर व्हिच इज यूज्ड टू स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ विंडोज। जो आपकी विंडोज, वही मैंने बताई, विंडोज या डोर्स के लिए बात करेगा तो ये भी आप 10 से 15% लगाएंगे। विंडोज या डोर्स की बात किया तो आप 10 से 15% लगाएंगे। इसमें 10 से 16 दिया है तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, सातवें का सेकंड। अगर विंडो और डोर का बात किया तो आप 10 से 15 ही लगाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हिच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द स्मॉलेस्ट साइज इन एमएम ऑफ फाइन एग्रीगेट। देखिए सैंड की, जो सैंड की साइज होती है कितना होती है? 2 से 3.5 mm के बीच में होती है। ठीक है, 2 से 3.5 mm की होती है। ठीक है, तो कितना 2.2 से 2.6, 2.6 से 2.9 और 2.9 से 3.2। ये क्या हम बता रहे हैं आपको? फाइनेंस मॉडुलस है ना ये। ठीक है, फाइनेंस मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट, ये आपका हम बताएं, साइज नहीं बताएं। फाइनेंस मॉडुलस, फाइनेंस मॉडुलस क्या होता है? एवरेज साइज आपका होता है कणों का। तो 2 से 3.5 mm के बीच में होना चाहिए फाइनेंस मॉडुलस। याद आ गया तो बता दिए। 2.2 से 2.6 mm के बीच अगर है तो आपका फाइन, मीडियम और कोर्स सैंड के लिए हो गया। ठीक है, अगर बात करें साइज, स्मॉलेस्ट साइज की अगर हम बात करें सैंड की तो देखिए 1.5 mm लिया जाता है। कितना? 1.5 mm लिया जाता है। मैक्सिमम कितना लिया जाता है? 4.75। तो क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आठवें का थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर, व्हाट इज द परसेंटेज कंटेंट ऑफ सिलिका इन गुड क्वालिटी ब्रिक अर्थ। आप जो है ब्रिक अर्थ मतलब जो मिट्टी आप करते हैं, ब्रिक को बनाने के लिए जो मिट्टी यूज करते हैं, उसमें सिलिका 50 से 60% होनी चाहिए। 20 से 30% क्या होनी चाहिए? एल्यूमिना। ठीक है, तो 50 से 60% आपका सिलिका हो जाएगा, यानी फोर्थ ऑप्शन 9वें का सही हो जाएगा। 9वें का फोर्थ सही हो जाएगा। चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। द इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ द सॉइल गिवन बाय रिस्पेक्टिवली व्हाट इज द लिक्विड लिमिट। ठीक है, तो आपको पता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स आईपी बराबर क्या होता है आपका? लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स आपको कितना दिया है? 25% दिया है, और आपका लिक्विड लिमिट ज्ञात करना है आपको, प्लास्टिक लिमिट 20% दिया है। तो आपको क्या हो जाएगा? लिक्विड लिमिट आपकी कितना हो जाएगी? 45%। 45%। कौन सा ऑप्शन सही है? 0.45, 11वें का चौथा। ठीक है, मतलब 10वां छूट गया, तो 10वां ढूंढते हैं पहले। दसवां क्वेश्चन है आपका 10वां। व्हेन द टिम्बर इज बर्न्ड इन द वुड फायर ओवर अ डेप्थ ऑफ अबाउट 15 mm। ठीक है, 15 mm डेप्थ तक आपका टिम्बर को अगर जला दिया जाता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? देखिए उसको चैरिंग कहते हैं। चैरिंग, झुलसाना। ठीक है, हिंदी में झुलसाना बोलते हैं, इंग्लिश में उसको चैरिंग बोलते हैं। उससे क्या होता है? टर्माइट्स वगैरह, दीमक वगैरह, कीड़े टिम्बर्स में नहीं लगते हैं। ठीक है, तो क्या किया जाता है कि उनके जो है 15 mm डेप्थ तक उनको क्या किया जाता है? जला दिया जाता है, झुलसा दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका पहला हो जाएगा, 10वें का पहला हो जाएगा आपका। ठीक है, और इसमें कुछ और दिए हैं, रूपिंग प्रोसेस, बेथल प्रोसेस, ब्यूचरी प्रोसेस। ठीक है, ये सब होते हैं आपके जो है टिम्बर के अंदर प्रिजर्वेटिव्स को भेजने के तरीके। ठीक है, टिम्बर के अंदर प्रिजर्वेटिव्स को भेजने के तरीके होते हैं आपके। ठीक है, कई सारे प्रोसेस होते हैं। ठीक है, होता है फुल सेल प्रोसेस या बेथल प्रोसेस। ठीक है, इसको आप नोट करते रहिए, मैं बोल रहा हूं आप नोट करिए। बेथल प्रोसेस क्या होता है? बेथल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जब आपको ज्यादा मात्रा में प्रिजर्वेटिव्स को टिम्बर के अंदर भेजना है तो आप क्या करेंगे? बेथल प्रोसेस का यूज करेंगे। दूसरा आपका होता है यहाँ पे जो है इम्पटी सेल प्रोसेस। देखिए इम्पटी सेल प्रोसेस, रूपिंग प्रोसेस, और क्या इसमें दिया है? इम्पटी जो है
हाँ, रूपिंग प्रोसेस दिया है आपका, और लॉरी प्रोसेस होता है, ठीक है। रूपिंग प्रोसेस, लॉरी प्रोसेस और जो है इम्पटिशियल प्रोसेस, इन तीनों में प्रेशर के द्वारा आप क्या करते हैं, जो है प्रिजर्वेटिव्स को भेजते हैं किसमें, टिम्बर के अंदर, ठीक है। ब्यूचेरी प्रोसेस क्या होता है, इसमें आप क्या करते हैं, जो हरी टिम्बर कट के आई हुई है, जैसे बांस हो गया आपका, जो भी हो गया, उसको उसके ट्रीटमेंट के लिए आप उसमें जो प्रिजर्वेटिव्स भेजते हैं, तो उसके आप क्या ब्यूचेरी प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। ये सब सारे प्रोसेस होते हैं प्रिजर्वेटिव्स को टिम्बर के अंदर डालने के, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस आप याद कर लीजिए एक बार, नाम इनके जरूर याद रखिए। लॉरी प्रोसेस होता है आपका, जो है डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, और हॉट एंड कोल्ड प्रोसेस होता है, ठीक है। आपने रूपिंग प्रोसेस, बेथल प्रोसेस ये दिया ही है ऑप्शन में, ठीक है। ये चीजें आप याद करके रखेंगे, ठीक है। बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की, क्योंकि 11वां पहले हो गया था, तो 12वें क्वेश्चन पे बात करते हैं। इन द फ्लो ओवर लेंथ ऑफ 5 मीटर द हेड लॉस इज 6 मीटर ऑकर ड्यू टू द सीपेज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है आपका H/L, मतलब आपका हेड लॉस कितना हुआ है 6 मीटर का, और लेंथ आपका 50 मीटर है, तो कितना हो जाएगा, तो अब 6/50 करिए, कितना आ रहा है 0.12, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। कौन सा ऑप्शन दिया है, दूसरा, 12वें का दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप बताते रहिए, समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन कैसे हैं, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको, ठीक है। चलते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। लिखा है कर्वेचर, व्हाट इज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द करेक्ट वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, ठीक है। एक बार हम आपको गलत बता चुके हैं इस क्वेश्चन को। CC बराबर होता है D30 का होल स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10, ठीक है। ये थोड़ा सा एक बार गलती हो गया था, इसको ध्यान रखिएगा। CC होता है D30 का होल स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10, तो CC पहला ऑप्शन आपका दिया है D30 का होल स्क्वायर, यानी 13वें का पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following apparatus is used to measure the liquid limit of soil? लिक्विड लिमिट को ज्ञात करने के लिए आपका कैसा ग्रांडे apparatus यूज होता है। आप सॉइल मैकेनिक्स पढ़िए, आप जो है सॉइल मैकेनिक्स मुलायम सर ने पढ़ाया आपको, उसको पढ़िए। उसमें क्या है कि सारे जो है जितने भी लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और जो भी आपके ज्ञात करने के तरीके हैं सब बताए गए आपको, ठीक है। तो लिक्विड लिमिट आपका कैसा ग्रांडे apparatus से जो है ज्ञात किया जाता है, और इससे ज्ञात करने के लिए 425 माइक्रोन, 425 माइक्रोन की सीप से आप क्या करते हैं, सॉइल को आप जो है छानते हैं, उसके बाद लिक्विड लिमिट ज्ञात करते हैं। ये क्वेश्चन पिछली बार एसएससी में पूछा गया था कि कितनी माइक्रोन सीप का यूज करते हैं लिक्विड लिमिट ज्ञात करने के लिए, जो सॉइल यूज होती है, तो उसमें आप क्या करते हैं 425 माइक्रोन की यूज करते हैं, ठीक है। और कौन सा apparatus यूज होता है, कैसा ग्रांडे apparatus होता है, ठीक है। 14वें का पहला कैसा ग्रांडे apparatus लिक्विड लिमिट के यूज होता है। पिक्नोमीटर आपका क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी या और क्या वाटर कंटेंट ज्ञात करने के लिए यूज होता है। रिंग एंड बॉल apparatus, बताइए बताइए रिंग एंड बॉल क्यों यूज होता है, चलिए बताइए आप। हाँ, सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट के लिए यूज होता है, ठीक है, बिटुमिन के। 15वां क्वेश्चन है द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ फ्लूइड इज गिवन 5 × 10⁻⁻11 पास्कल। कंप्रेसिबिलिटी आपकी जो दी है बल्क मॉडुलस, हाँ वही चीज, कंप्रेसिबिलिटी आपकी दी है क्या 5 × 10⁻11 पास्कल, ठीक है, प्रति पास्कल दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज द बल्क मॉडुलस, ठीक है। ये आपकी कंप्रेसिबिलिटी दी है, कंप्रेसिबिलिटी, और बल्क मॉडुलस आपको ज्ञात करना है। तो बल्क मॉडुलस 1 कंप्रेसिबिलिटी होता है। क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी, बल्क मॉडुलस आपका 1 कंप्रेसिबिलिटी होता है, यानी 1/5 × 10⁻11, तो ऊपर जाएगा 10⁻11/5 पास्कल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस आपका क्या हो जाएगा 10⁻11/5, आपको जीपीए में बताना है, ठीक है। तो पास्कल को क्या करेंगे 10⁹ से जो है डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 100/5, 20 जीपीए आपका आएगा, कितना, देखिए 20 × 10⁹ जो है पास्कल आएगा, तो इसको लिख सकते हैं 20 जीपीए, गीगा पास्कल, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलिए बताते रहिए। अगला क्वेश्चन है 16, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ऑरिफिस मीटर। ऑरिफिस मीटर से, या आप कह सकते हैं ऑरिफिस से, या फिर आप वेंचुरी मीटर से आप क्या ज्ञात करते हैं, डिस्चार्ज ज्ञात करते हैं। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 16वें का पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 17th की तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट रेंज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वेंचुरी मीटर। जो वेंचुरी मीटर का जो डिस्चार्ज कोएफिशिएंट होता है 0.98 लिया जाता है, ठीक है। इसमें दिया है 0.96 से 0.98, तो वही आपका सही हो जाएगा। 17वें का फोर्थ आपका
सही हो जाएगा 0.96 से 0.98, ठीक है, समझ में आ रहा ना। लिखा है एक क्यूब ऑफ डायमेंशन 2 मीटर, 2 मीटर की डायमेंशन का आपका एक क्यूब है, उसको क्या किया जाता है, 1 मीटर तक पानी में डुबाया जाता है। तो अगर पानी की डेंसिटी आपको दी है कितना, 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, मतलब आपकी क्यूब है, ये आपका क्यूब हो गया, ठीक है, ये आपका 1 मीटर तक डुबोया हुआ है, 2 मीटर ये है, 2 ये है, 2 ये है, लेकिन आपका 1 मीटर तक डुबोया है, तो 1 मीटर ये है, 1 मीटर ये है, 1 मीटर ये है, ठीक है। तो इसका जो है मान लीजिए पानी का तल ये है, तो इस पोर्शन द्वारा जो पानी का हटाया गया आयतन होगा, ठीक है, मान लीजिए 1 इतना मीटर क्यूब पानी हटाया गया इस ब्लॉक के द्वारा। इस पानी का भार कितना हो जाएगा, पानी की डेंसिटी 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब से आप भाग दे दीजिए, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 10 किलो न्यूटन आ गया इस पानी का वेट जो इस ब्लॉक ने हटाया था। और ब्लॉक द्वारा हटाए गए आयतन के भार को ही क्या कहते हैं, इस ब्लॉक का भार कहेंगे। तो कितना आएगा, 10 किलो न्यूटन, ठीक। तो इन्होंने आंसर 40 किलो न्यूटन दिया है, गलत है, ये 10 किलो न्यूटन होना चाहिए, ठीक है। 18वें का जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए ना, कह रहा है, फिर से पढ़िए, एक क्यूब ऑफ डायमेंशन 2 मीटर इज फ्लोटिंग इन वाटर विथ एन इमर्जेंस डेप्थ ऑफ 1 मीटर, व्हाट विल द वेट ऑफ क्यूब, आपका वेट ऑफ क्यूब ज्ञात करना है, ठीक है। तो जो ये क्यूब जितने आयतन पानी को हटाएगा, 1 मीटर जो है डेप्थ में जा रहा है, एक ये आपका 2 है, सॉरी गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 2, देखिए ये आपका 1 है, लेकिन ये आपकी 2 होगी ना, डेप्थ आपकी 1 है, ये विड्थ आपकी 2 है, मतलब आप, हाँ, ये विड्थ आपकी 2 है, ये 2 है, लेकिन डेप्थ केवल 1 है, मतलब 1 मीटर गहराई पर डुबोया गया है, लेकिन विड्थ आपकी और लेंथ आपकी कितनी है, 2 है, यानी 2 × 2, तो क्या हो जाएगा 4, यानी 40 किलो न्यूटन सही आंसर है, 40 किलो न्यूटन, यानी 4th ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है, गलती हो गई, सॉरी इसलिए, ठीक। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मतलब ये 1 मीटर डेप्थ तक डुबोया गया है, लेकिन इसकी लंबाई और चौड़ाई तो 2 मीटर ही रहेगी ना, तो वो चीज आप ध्यान दीजिएगा। चलते हैं 19वें की तरफ। द रिनॉल्ड नंबर आपका अगर आर का मान 10⁵ दिया है, रिनॉल्ड नंबर आपका 10⁵ क्या दिया है, 5, तो आपको पता है 10⁵ के लिए फ्रिक्शन फैक्टर का मान कितना होता है, 0.324 अपॉन आर की पावर 1/4, ठीक है। तो 0.324 अपॉन आर आपका 10⁵ है की पावर 1/4, इसको कैलकुलेट करिए, 0.018 आएगा, कितना आएगा, 0.018, कैलकुलेट करके बताइए आ रहा है कि नहीं, कैलकुलेट करिए इस इक्वेशन को। उन्नीसवीं का दूसरा आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व है आपका, एट द पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ द चैनल द स्पेसिफिक एनर्जी और वेलोसिटी दी है चैनल में, स्पेसिफिक एनर्जी और वेलोसिटी दी है, आपको हेड ज्ञात करना है, कितने हेड पे पानी फ्लो हो रहा है। तो स्पेसिफिक एनर्जी आपको पता है H + d² होता है, स्पेसिफिक एनर्जी दी है 1.5 मीटर किलोग्राम प्रति किलोग्राम, ठीक है, 1.5 मीटर केजी प्रति केजी दी है आपको, ठीक है, E, और H आपको ज्ञात करना है, वेलोसिटी कितना दिया है, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2.5 का होल स्क्वायर अपॉन 2g, तो H यहां से आप ज्ञात कर सकते हैं बहुत आराम से, कितना हो जाएगा, 625 अपॉन 1.5 अपॉन 9.81 अपॉन 2, 1.25 माइनस 0.93, एक मिनट फिर से, 2.5 का होल स्क्वायर अपॉन 9.81 अपॉन 2, 1.5 माइनस 1.18, ठीक है, 1.18 मीटर आपका आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1.18 यानी 20 का सेकंड ऑप्शन, समझ में आना। स्पेसिफिक एनर्जी होती है आपका, हाइट होती है प्लस वेलोसिटी हेड होता है आपका, ठीक है, डेटम हेड प्लस वेलोसिटी हेड, ठीक है। तो डेटम हेड आपका क्या हो जाएगा, डेप्थ ऑफ फ्लो है, अगर बेस को आप क्या डेटम मानना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, तो डेप्थ ऑफ फ्लो निकल आया। 21 है, सर्कुलर पाइप ऑफ डायमीटर 60 सेंटीमीटर कैरीज अ डिस्चार्ज 2.5 मीटर क्यूब पर सेकंड, जो आपको वेलोसिटी ज्ञात करनी है, तो Q बराबर A × V होता है, V बराबर क्या हो जाएगा, Q/A। क्वेश्चन काफी हल्के आ रहे हैं इस समय एसएससी में, क्या बात है, 2.5 अपॉन π/4 × 2.6 का होल स्क्वायर, कैलकुलेट करके बताइए, जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए। कितना आ रहा है, 8.84,
8.84 मीटर प्रति सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन आपका दिया हुआ है? 8.84, थर्ड ऑप्शन आपका सही है। 21st का थर्ड ऑप्शन आपका सही है। समझ में आ भी रहा है कि नहीं? हाँ, दिखा है कि which are the following represent the correct relationship between Chegy coefficient C and coefficient of roughness of channel। Chegy coefficient and friction coefficient में आपको बताना है क्या संबंध। तो आपने C जानते हैं, C का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? C बराबर होता है √2G/F। तो यानी C जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √F के होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। C इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √F। 22 का पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समझ में आया? 23rd की तरफ चलते हैं। Which of the following is calculated with the help of Moody equation। Moody equation आपको फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ज्ञात करने के लिए यूज होती है, ठीक है। उसकी इक्वेशन हम हाइड्रोलिक्स में बताएंगे आपको, 1/√F करके होती है, ठीक है। तो वो आपकी Moody इक्वेशन होती है आपको फ्रिक्शन फैक्टर ज्ञात करने के लिए। 23rd का सेकंड आपका हो जाएगा। समझ में आ रहा है भैया? बताते रहिए। 24 which of the following is responsible for the separation of boundary layer। देखिए सेपरेशन ऑफ बाउंड्री लेयर क्या होती है। आप पानी में कोई देखिए कोई पानी फ्लो हो रहा है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक मान लीजिए बाउंड्री है आपकी, पानी फ्लो हो रहा है, पानी फ्लो हो रहा है तो कुछ पानी इसके जो है बाउंड्री से होके लगेगा, कुछ लेयर में जो है थिकनेस में क्या होता है कि कुछ थिकनेस ऐसी होती है पानी के जो बाउंड्री के साथ मिल के काम करती है, तो उसे बाउंड्री लेयर करते हैं। मतलब वहां पे वेलोसिटी का मान लगभग 0 के बराबर होता है, ठीक है, या बहुत कम होता है, ठीक है। तो इसे बाउंड्री लेयर कहते हैं, ठीक है। तो देखेंगे आप कि यहाँ बाउंड्री के पास क्या होता है? फ्रिक्शन के कारण इस लेयर में वेलोसिटी का घटता हुआ मान रहता है। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी बहुत कम, फिर थोड़ा बढ़ेगी, फिर थोड़ा बढ़ेगी, फिर थोड़ा बढ़ेगी। मतलब बाउंड्री के पास फ्रिक्शन के कारण जो है वेलोसिटी काफी घट जाती है। तो ये पॉइंट जो है इस जो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही है इसके फ्रिक्शन के कारण, ये यहाँ वाला पॉइंट अपने ऊपर वाले पॉइंट से क्या मांगता है? एनर्जी मांगता है उसको मेंटेन करने के लिए। लेकिन ऐसे एनर्जी मांगते लेकिन जब ज्यादा लॉस होने लगता है तो एनर्जी नहीं मांग पाता है, मतलब एनर्जी नहीं पाता है, तो ये सतह जो होती है सेपरेट हो जाती है। तो इसी को बाउंड्री लेयर सेपरेशन कहते हैं। दूसरा क्या होता है कि देखिए यहाँ पे अगर आपकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या बढ़ती जा रही है, तो यहाँ वेलोसिटी कम है तो यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा यानी पॉजिटिव प्रेशर होगा, ठीक है। और पॉजिटिव प्रेशर यहाँ पे घटता हुआ जाएगा यानी पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट, मतलब ग्रेजुअली घटता जा रहा है, मतलब ग्रेडियंट पे है कुछ के। तो यहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट के कारण पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट हो जाता है, जिसके कारण आपका बाउंड्री लेयर सेपरेशन हो जाता है, ठीक है। तो पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट पहला, निगेटिव मत लगाइएगा कभी भी, क्योंकि इसमें वेलोसिटी कम होती है बाउंड्री लेयर के पास, तो प्रेशर जो है बढ़ जाता है अपने आप, और प्रेशर बढ़ेगा फिर बाद में जब वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो प्रेशर घटता जाएगा। तो वहां पे क्या पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट जो है जनरेट होता है। चलते हैं 25th की तरफ। लिखा है सेटलिंग टैंक ऑफ सरफेस ओवरफ्लो रेट। सेटलिंग टैंक दिया है, उसका ओवरफ्लो रेट दिया है आपको। सेटलिंग टैंक का ओवरफ्लो रेट 4.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड दिया है। और आपको दिया है डिस्चार्ज दिया है, क्यों दिया है? कितना? 2 मीटर क्यूब प्रति सेकंड। तो आपको सेटलिंग टैंक का एरिया, सरफेस एरिया ज्ञात करना है। तो यार यूनिट सॉल्व कर दो ना। आप क्या करो, 2/4.5 इंटू 10⁻⁴ कर दो, ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका, ठीक है। जो सरफेस एरिया की यूनिट होती है 2 इंटू 10⁻⁴/4.5 निकल आया आपका सरफेस एरिया। देख लीजिए 2 इंटू 10⁻⁴/4 4.5 4444 कितना आएगा? 4444, ठीक है, पॉइंट समथिंग। तो ये आपका लगभग जो है, जो मैक्सिमम ऑप्शन है आपका 5000, वही लगाइए। क्या करेंगे आप? 25 का 4th ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक, सही है ना। 4.5 2/4.5, हाँ सही है, ठीक है, 4000 आपका आएगा, ठीक। इसमें आप क्या करेंगे, देखिए सेटलिंग टैंक का ओवरफ्लो रेट दिया है, तो आपको ज्ञात करना है क्या? एरिया ज्ञात करना है। तो आप यही एक फॉर्मूला मतलब लगाइए, मीटर क्यूब पर सेकंड, आपको मीटर क्यूब पर सेकंड कट जाएगा, बचेगा मीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर आप कर देंगे तो देखिए 4.5 सही है आपका, ठीक है, 4000 सही है, ठीक है। तो सेकंड आप 4th ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द रेन इज कॉल्ड एसिड रेन। ये तो यार आप सभी लोग जानते हैं, एसिड रेन कब कहलाता है? जब पीएच वैल्यू आपकी कितनी 4.5 से
कम हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका इसमें ऑप्शन दिया है, एक ही दिया है जो एसिड में है, 3 से बहुत कम, मतलब 3 से कम नहीं माना जाता है, 4.5 ही माना जाएगा आपका। 26 का सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन देख के इसको आप लगा सकते हैं। 27th है यूजिंग प्रिज्मोइडल फार्मूला, आपको अर्थवर्क का ज्ञात करना है प्रिज्मोइडल फार्मूला का यूज करके। तो प्रिज्मोइडल का एक फार्मूला होता है, B बराबर होता है L/6 A1 प्लस A2 प्लस 4AM करके होता है एक फॉर्मूला। और इसमें कहा गया है कि लेंथ आपका दिया है 10 मीटर, मतलब डीप आपका दिया वही लेंथ के रूप में उसको लिया जाएगा, 10 मीटर दिया है। और क्या किया गया है कि एक जो डायमेंशन टॉप डायमेंशन 4 मीटर इंटू 8 मीटर, 4 मीटर इंटू 8 मीटर यानी 32 मीटर स्क्वायर आपका A1 हो गया। ठीक है, और दूसरा दिया है आपका 8 मीटर गुणे 10 मीटर, 8 मीटर गुणे 16 मीटर है ना, हाँ 16 मीटर। हिंदी वाले में देख लीजिए, इंग्लिश वाले में कट गया है। तो 8 मीटर गुणे 16 मीटर A2 हो जाएगा, 8 गुणे 16 तो 8 4 12 16 28, देख लीजिए 128 मीटर स्क्वायर हो गया। इसमें रख दीजिए आप वॉल्यूम में, तो 10 32 प्लस 128 प्लस क्या करिए इसका 32 प्लस 128 बाई 2 इंटू 4 कर दीजिए आप, इसको कैलकुलेट करिए। ठीक है, 32 प्लस 128 बाई 2 इंटू 4 प्लस 32 प्लस 128 इंटू 10 बाई 6 800 मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका आ गया। देखिए इसमें एएम जो लिया जाता है आपका वो मिड सेक्शनल एरिया होता है आपका। ठीक है, मिड सेक्शनल एरिया आपका होता है। ठीक है, और जो आपका A1 और A2, ठीक है, तो A1 आपका 4 इंटू 8 हो जाएगा, A2 8 इंटू 16 हो जाएगा। देख लीजिए आपका पूरा कैलकुलेशन सही है ना, 4 इंटू 8, ठीक है 32, और फिर आपका कितना दिया है दूसरा 8 इंटू 16 आपका हो जाएगा 128 मीटर। इन दोनों को जोड़ के बटे 2 कर देंगे। ठीक है, बटे 2 कर देंगे आपका तो 80 आ जाएगा, इंटू 4 से कर देंगे तो 4am आ जाएगा, प्लस 32 प्लस 128 कर देंगे आप तो 480 आ जाएगा। और आपका जो डेप्थ दिया है 10 मीटर, ठीक है 10 मीटर दिया है तो आपको ये L के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो वो 10 मीटर हो जाएगा। 10 मीटर से आप मल्टीप्लाई करके 6 से भाग दे देंगे तो 800 आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, 800 मीटर क्यूब। तो कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 27 का थर्ड। ठीक, समझ में आया ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है फुल फॉर सप्लाई लाइन लाइम इज मेजर्ड इन, लाइम आपका किस में मेजर किया जाता है, किलोग्राम में मेजर किया जाता है लाइम को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लाइम को घन मीटर में नहीं, लाइम की सप्लाई को किलोग्राम में। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 28 का थर्ड सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अब आप लोगों के लिए एक एक टास्क है, सभी लोग अपने साथ जो है कम से कम 2 लोगों के लाइव लेकर आएंगे। ठीक, जितने लोग हैं उतने लोग अपने साथ 2 लोगों को लेकर आएंगे, और ऐसे नहीं किसी को भी नहीं, जो पढ़ने वाले लड़के हो, मतलब जो पढ़ना चाहते हो, सिविल के हो, उनको लेकर आइए आप लोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 29, व्हाट इज द एस्टीमेट फॉर अ बिल्डिंग ऑफ प्लिंथ एरिया, जो हमने आज आपको जो है कल इसमें आपको पढ़ाएंगे हम, कल आपको टाइप ऑफ एस्टीमेट, तो उसमें इस चीज को बताएंगे आप। तो प्लिंथ एरिया आपको दिया है 20 जो है 2000 स्क्वायर मीटर, 2000 मीटर स्क्वायर आपको प्लिंथ एरिया दिया हुआ है, और रेट आपका दिया है 3800 पर मीटर स्क्वायर का। ठीक है, तो गुणा कर दीजिए, आपका ये एस्टीमेट आ जाएगा। ठीक है, 15% आपको इलेक्ट्रिफिकेशन और 7% मिसकैलेनियस ज्ञात करना। ठीक है, तो सबसे पहले आप ओरिजिनल कॉस्ट ज्ञात करिए इसकी। तो 2000 गुणे क्या 3800 निकल के आया, तो यह हो गया 76 इतना रुपए हो गया। ठीक है, ये आपकी ओरिजिनल कॉस्ट हो गई। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट आपकी हो गई। ठीक है, तो ये आपका ओरिजिनल कॉस्ट निकल के आया संरचना का। अब देखना है इसमें कितना, 15% इलेक्ट्रिफिकेशन चार्ज और 7%। तो आप क्या करेंगे, जो ये चीज निकलता है 15% और 7% वो इसी का होगा। ऐसा नहीं कि आप इसका 15% निकालिए फिर इसमें ऐड कर दीजिए फिर उसका 7% निकालिए, ऐसा नहीं है। तो इसका 15% आप निकालिए, कितना आएगा, इतना आएगा। ठीक है, और इसका 7% भी आप निकालिए, इसी का 7% निकालिए। इन तीनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका,
9/27/2000। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समझ में आना इस चीज में आपको, इसीलिए आपको ये दिया गया है कि आप अलग अलग निकाल के फिर ऐड करेंगे। ऐसा नहीं कि एक को निकाल के ऐड कर लिए फिर उसका अगला परसेंट निकालेंगे, ऐसा नहीं, गलत हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ प्लास्टरिंग required for 6 meter length of wall and 4 meter height, 50 सेंटीमीटर थिक। देखिए थिकनेस से आपको मतलब नहीं है, इसीलिए आपने थिकनेस दे दिया कि आप परेशान हो। आपको 4 × 6 से मतलब है, तो 4 × 6 कर दीजिए, कितना? 24 मीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया? ठीक है, आपका एक तरफ का आ गया 24 मीटर स्क्वायर, आपके वाल के एक तरफ क्या आ गया? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना? 48 मीटर आपका स्क्वायर हो जाएगा। किसके? दोनों तरफ वाल के प्लास्टरिंग के लिए। वाल के प्लास्टरिंग की बात की ना, तो एक तरफ करके तो आप छोड़ नहीं देंगे, दोनों तरफ करेंगे। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 30 का थर्ड सही हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा, द लेंथ एंड विड्थ एंड हाइट ऑफ द वॉल आर गिवन, जो है दिया है। व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ ब्रिक वर्क इफ द रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ ब्रिक वर्क 320 पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो देखिए 800 × 500 × 50 करिए आप, 800 × एक काम करिए 0 पॉइंट मीटर में रखिए, कितना लिखिए? सेंटीमीटर में ना, तो 1 मीटर में 8 × 5 × 0.5, ये आपका क्या हो गया? मीटर क्यूब में आप क्वांटिटी निकाल लीजिए, कितना मीटर क्यूब में आपको क्या करना है? ब्रिक वर्क करना है। तो निकल के आया 20 मीटर क्यूब में आपको क्या करना है? ब्रिक वर्क करना है। और 1 मीटर क्यूब में ब्रिक की संख्या कितनी होती है? ठीक है, और इसमें दिया 320, अरे ब्रिक की संख्या निकालने की जरूरत ही नहीं, इसमें दिया 320 पर क्यूबिक मीटर का दिया है, तो 320 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप पर क्यूबिक मीटर, तो क्या आएगा? रुपए निकल के आ जाएंगे, गुणे 320 कर दीजिए आप, तो 6400 आ गया आपका। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन 31 का सही हो जाएगा। ब्रिक्स की संख्या निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 32 प्लिंथ एरिया। देखिए इसमें भी वही जो हमने अभी बताया आपसे कि अलग अलग निकाल के ऐड करेंगे। ठीक है, एक ही जो है क्वांटिटी को टोटल पहले कॉस्ट निकालेंगे। चलिए आप लोग इसको लगाइए, आंसर बताइए। लिखा है रेट ऑफ प्लिंथ एरिया 55 स्क्वायर, द प्लिंथ एरिया रेट एंड प्लिंथ एरिया। प्लिंथ एरिया आपको दिया है 150 मीटर स्क्वायर और रेट आपको दिया है कितना? 5500 पर मीटर स्क्वायर के लिए। ठीक है, आपका रेट दिया है 5500 रुपए पर मीटर स्क्वायर। तो आपको ज्ञात क्या करना है? इसको टोटल कॉस्ट, पहले आप इसका कॉस्ट ज्ञात करिए, इसका कॉस्ट ज्ञात करिए। तो 150 × 5500, इतना रुपए आपकी कॉस्ट हो जाएगी टोटल। ठीक है, बयासी 50 रुपए, ये आपकी ओरिजिनल कॉस्ट निकल के आई। ओरिजिनल कॉस्ट आपकी निकल के चली आई। अब क्या करना है इसमें 7% कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, जो सैनिटरी फिटिंग के लिए आपका 16% और लॉन्स के लिए 6.5% और कंटिजेंसी 4.5% लिया है। तो इन सब को क्या करिए? इन सब परसेंटेज को इस टोटल कॉस्ट में जो है अलग अलग निकाल के जोड़ना है। ठीक है, तो आप इसको अलग अलग इसका निकालिए, हर इसी का परसेंटेज जो है, इसी का आप 16% निकालिए, इसी का जो है 7% निकालिए, सबका अलग अलग निकालिए। ठीक है, तो आप इसका निकालिए, फिर देखिए कितना आ रहा है, बताइए। इसका टोटल आप निकालेंगे तो 11,055,000 रुपए आएगा। आप लोग निकालिएगा, यही आएगा, तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निकाले कि नहीं? हाँ भाई निकल। ठीक है, तो समझ में आया ना ये चीज? आप अलग अलग निकालेंगे, इसीलिए क्वेश्चन दिया जाता है। देखिए आपको कैलकुलेशन आता है, आप सबको पता है कि आपको कैलकुलेशन आता है, आप गुणा भाग कर लेंगे, लेकिन एक्चुअली में जो थोड़ा सा पॉइंट्स होता है उन चीजों को ध्यान देने की जरूरत होती है बस। लिखा 34 व्हाट इज द टोटल कॉस्ट अकॉर्डिंग टू अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ बिल्डिंग विद कैपेसिटी 75 बेड्स एंड द अलगेदर कॉस्ट पर बेड इज द गिवन एज RS 20,000। एक बेड का 20,000 दिया, 75 बेड को निकालना है तो 75 × 20 कर दीजिए। ठीक है, कितना आ जाएगा? थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 34th का थर्ड यानी 33 गायब है आपका। 33 हम कराते हैं पहले, 34th समझ में आया ना? ठीक है, 33 आपका है कि which of the following is item is not a lump sum item। देखिए आर्किटेक्चरल फीचर, कंटिजेंसीज और अनफोर्सीन आइटम और इलेक्ट्रिफिकेशन चार्ज, ये आपके किस में आते हैं? लंप सम में आते हैं। ठीक है,
और लेकिन जो आपकी प्लास्टरिंग ऑफ वॉल होती है लमसम के अंदर में नहीं आती है, तो फोर्थ ऑप्शन 33 का हो जाएगा। 33 का फोर्थ। लमसम का मतलब होता है कि मतलब छोटी मोटी चीजें, छोटी मोटी कॉस्ट जो मतलब आप अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं, अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं, लेकिन अगर आप प्लास्टरिंग की बात करें तो इसे आप अप्रोक्सीमेट नहीं ले सकते, इसे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं 34 हो गया, 35 की तरफ। 35 है हमारा 35 है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अर्थ वर्क इन एम्बैंकमेंट इज 10 मीटर लॉन्ग 7 मीटर वाइड एंड साइड स्लोप 2:1। ठीक है, क्या है 10 मीटर लॉन्ग और 7 मीटर वाइड, और क्या दिया है साइड स्लोप, यानी यस आपका 2 दिया है। ठीक है, 2:1 दिया है, मतलब यस आपका मान लीजिए 2। तो क्या होता है आपका क्वांटिटी आपको ज्ञात करना है, तो वॉल्यूम क्या होता है L इंटू बी डी प्लस एस डी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, क्या ज्ञात करना है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अर्थ वर्क इन क्यूबिक मीटर एम्बैंकमेंट ऑफ 10 मीटर लॉन्ग एंड 7 मीटर वाइड विद द साइड स्लोप। ठीक है, तो इसमें तो यार डी दिया ही नहीं है। ठीक है, डी दिया नहीं है तो आप या तो प्रति घन जो है मीटर निकालिए डेप्थ के लिए। ठीक है, तो 10 मीटर आपका ये हो गया, प्रति मीटर डेप्थ के निकालिए, तो बी आपका कितना दिया है 7:1 प्लस एस 2:1 का स्क्वायर। ठीक है, 7 दूनी 90 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 90 मीटर क्यूब। ठीक है, कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो एक काम करिए आप, ठीक है, एल को आप डेप्थ मानिए एक बार, क्योंकि देखिए क्वेश्चन तो पहली बार पूरा अधूरा है, तो हम क्या करते हैं कि ऑप्शन में से कोई आंसर आ जाए इसलिए ट्राई करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अगर हम इसको जो है डी मान के चेक करते हैं एक बार। ठीक है, इसको डी मान के चेक करते हैं, देखते हैं कोई ऑप्शन में आता है। इसको 1 मीटर आप लेंथ को मान लीजिए पर मीटर, और इसको बी 7×10 प्लस 2×10 का स्क्वायर। ठीक है, तो 70 और 100 270 आएगा आपका, 270 मीटर क्यूब। नहीं दिया है ऑप्शन में, देखिए इसमें डेप्थ नहीं दिया है। ठीक है, तो डेप्थ नहीं दिया तो ये क्वेश्चन आप स्किप करेंगे। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अर्थ वर्क इन क्यूबिक मीटर इन द एम्बैंकमेंट ऑफ 10 मीटर लॉन्ग एंड 7 मीटर वाइड द साइड स्लोप। यार देखिए फॉर्मूला होता है BD प्लस HD स्क्वायर इंटू L। ठीक है, तो आपको B दिया है और बिना डेप्थ के आप देखिए क्वांटिटी ज्ञात करने के लिए आपको 3 घन मीटर में ज्ञात करते हैं, तो तीनों चाहिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तीन जो है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चाहिए आपको, लेकिन दिया क्या है 2 ही चीज दिया है। तो ये 35 क्वेश्चन नंबर आपका जो है स्किप करिए, गलत है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसे SSC ने इग्नोर किया होगा। ठीक है, तो 35 छोड़िए, 36 की तरफ चलिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। देखिए कल आपका जो लेक्चर आएगा एस्टिमेशन का वो यही आएगा, टाइप ऑफ एस्टिमेशन पे। ठीक है, तो इसमें क्यूबिकल प्लिंथ एरिया यूनिट रेट जो होता है आपका तीनों क्या इसमें आता है, अप्रोक्सीमेट में आता है, तो फोर्थ ऑप्शन 36 का फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं 37 की तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ टू कंटूर लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। देखिए अगर इंटरसेक्ट की बात करेगा तो ओवरहैंगिंग जो क्लिफ होती है, ओवरहैंगिंग क्लिफ जो होती है, इसमें कंटूर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, और अगर कॉन्साइड करने की बात करें तो वर्टिकल क्लिफ जो होती है, सीधी जो होती है, उसमें क्या होगा कॉन्साइड करेगा। तो यहाँ पे क्या किया है, इंटरसेक्ट की बात किया, तो ओवरहैंगिंग क्लिफ 37 का सेकंड हो जाएगा आपका। 38 की तरफ चलते हैं। Which of the following scale of the map is not affected due to shrinking of map। मैप में जो है श्रिंकेज हो तो कौन सा इफेक्ट, देखिए जो RF होता है वो आपका तो हमेशा वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, बाकी सारी स्केल आपकी चेंज हो जाती है। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन 38 का थर्ड आपका सही हो जाएगा ना, समझ गए ना कि कैसा नहीं प्रभावित होगा। 39 पे चलते हैं। अ सर्वेयर मेजर द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ मैप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इतना is 60 मीटर, बट लेटर ही फाउंड he used wrong representative fraction of 1:50, then the correct जो है डिस्टेंस बिटवीन, देखिए करेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, करेक्ट डिस्टेंस बराबर होता है रॉन्ग डिस्टेंस इनटू रॉन्ग स्केल अपॉन राइट स्केल, या करेक्ट स्केल आप कह सकते हैं। ठीक है, तो L आपको कितना ज्ञात किया है, जो डैश आपने ज्ञात किया है 60 मीटर ज्ञात किया है, तो क्या ज्ञात करना है आपको करेक्ट डिस्टेंस ना, तो जो आपकी गलत रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, बट लेटर ही a surveyor measure a distance between 2 points on a map of representative fraction 1/100 is 60 meter, but the later he found he used wrong is representative fraction, मतलब 1:50 आपका रॉन्ग है और 1/100 आपका सही है, मतलब ये हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा आपका 60 दूना 120 मीटर आपकी क्या आएगी एक्चुअल लेंथ। ठीक है, तो कौन सा फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 39 का फोर्थ। समझ में आया ना,
ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14th की तरफ चलते हैं। आपका 14th नंबर क्वेश्चन है, लिखा है which of the following is the correct statement for the station that is affected by local attraction। अगर आपके फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वहां पे लोकल अट्रैक्शन है। तो देख लीजिए, डिफरेंस बिटवीन फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही है। तो इसमें पूछा है कि करेक्ट है किसके लिए, लोकल अट्रैक्शन के लिए। तो इसमें आपको बताना है कि 180 डिग्री के बराबर जो नहीं है, नॉट इक्वल टू, यानी थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा 40 का। ठीक है, कौन सा करेक्ट है, जो है लोकल अट्रैक्शन के लिए। ठीक है, तो ये चाहिए। Which of the following error is most likely to occur in the plane table surveying? प्लेन टेबल सर्वेइंग में जो ओरिएंटेशन के कारण एरर होती है वो हमेशा होती है, क्योंकि आप देखें जब आप जो है किसका ओरिएंटेशन करते हैं, कंपास से ओरिएंटेशन करते हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि आपका जो पहले नॉर्थ बताया रहा हो सकता है अगले बार में आपको क्या लोकल अट्रैक्शन के कारण अलग नॉर्थ बता दे, तो ओरिएंटेशन आपका गलत हो जाता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एरर इसमें ओरिएंटेशन के कारण होती है। तो 41st का कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है which of the following additive constant। ठीक है, तो एडिटिव कांस्टेंट होता है आपका f प्लस d और मल्टीप्लाइंग होता है f अपॉन i। ठीक है, तो f प्लस d मतलब थर्ड ऑप्शन 42 का थर्ड। समझ में आ रहा है ना भैया, बताते रहिए। 43rd है स्टाफ रीडिंग टेकन, स्टाफ हेल्ड एट 50 मीटर अपॉन द इंस्टीट्यूट विद बबल। देखिए, ये आपको ज्ञात करना है, बबल की सेंसिटिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, आपका डिस्टेंस दिया है 50 मीटर, 50 मीटर डिस्टेंस है आपका। ठीक है, और जो सेंटर पे बबल कितना था 1.465, ये रीडिंग आप यहाँ नोट कर लीजिए। ठीक है, व्हेन द बबल इज मूव्ड 4 डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन कितने आए 4। ठीक है, और एक फिर लिखा है तब जो है आपकी स्टाफ रीडिंग कितनी हो जाएगी 1.472। ठीक है, और जो है व्हाट विल बी रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको ज्ञात करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको ज्ञात करना है। और उधर बबल ट्यूब का जो लेंथ ऑफ वन डिवीजन है 2 mm दिया है। ठीक है, लेंथ ऑफ वन डिवीजन 2 mm दिया है। तो R बराबर होता है NLD/S। ठीक है, NLD/S। तो यहाँ पे रखिए n आपका कितना है 4, L आपका 2 mm है और D आपका कितना है 50 मीटर, 50 मीटर। और अपॉन S कितना है, देखिए 1.472 माइनस 1.465, ये आपका स्टाफ इंटरसेप्ट हो गया S। ठीक है, ये देखिए, ये मीटर में था, ये मीटर में कट गया। आपका जो आंसर आएगा रेडियस वो कितना आएगा, mm में आएगा। तो 1000 से भाग दीजिए तो किसमें आएगा, मीटर में आएगा। ठीक है, और तो इसमें पूछा किसमें है, मीटर में पूछा है। ठीक है, तो देखिए 4 × 2 × 50 अपॉन 1000 अपॉन 1.472 माइनस 1.465 आपका 57.14 मीटर। कितना, 57.14 मीटर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका, बबल ट्यूब के जो बबल बन रहा है उसका। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका 43rd का। जब सर्वे आप पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें जब आपका आएगा ये चीज थियोडोलाइट में, तो जो आपका लेवल में आएगा या किसी भी चैप्टर में जब ये बबल की बात आएगी, लेवल में ही होता है सेंसिटिविटी का जिक्र। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 74th की तरफ चलते हैं। 74th है, सॉरी 44th है हमारा कि which of the following is the correct ratio of refraction correction और to curvature correction। आपको पता है 1/7 होता है। क्या होता है 1/7, मतलब आपका जो रिफ्रैक्शन करेक्शन होता है कर्वेचर करेक्शन का 1/7 होता है। तो 44 का कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 45 की तरफ। 45 है हमारा Which of the following instrument is used for the centering of theodolite in widely conditions। ठीक है, विंडी कंडीशन, मतलब जहाँ पे आपका हवाएं ज्यादा चलती है वहां पे आप क्या जो है सेंटरिंग के लिए क्या यूज करेंगे, तो वहां पे आप जो है ऑप्टिकल प्लमनेट का यूज करते हैं। ऑप्टिकल प्लमनेट क्या होता है, वो भी एक साउंड होता है लेकिन वो ऑप्टिकल होता है। ठीक है, वहां पे प्रकाश की रेज, मतलब रेज के द्वारा आप देख लेते हैं उसको सेंटर को। ठीक है, वहां पे प्लम, देखिए हवा चल रही है तो प्लम आप लटकाएंगे तो इधर उधर जाएगा। ठीक है, तो ऑप्टिकल प्लमनेट का यूज करते हैं। क्रॉस स्टाफ, इसमें पहला ऑप्शन दिया है। क्रॉस स्टाफ का यूज कहाँ करेंगे, परपेंडिकुलर को साधने के लिए। और ऑप्टिकल स्क्वायर ये भी है, स्प्लिट लेवल का आप क्या इसलिए करते हैं, जो स्प्लिट लेवलिंग होती है आपकी किसके लिए, आप जो है बेंचमार्क स्थापित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, 46 क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट यूज्ड टू मेक द लाइन ऑफ साइट परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। लाइन ऑफ साइट को हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परपेंडिकुलर करना है तो आप एजीम्यूट टेस्ट करेंगे। इस पर टेस्ट कब करेंगे, जब आपका हॉरिजॉन्टल साइड जो है
क्या एक्सिस को वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर करना है, तो जो है आप क्या करेंगे इस पर टेस्ट। थर्ड आपका क्या है, क्रॉस हेयर रिंग टेस्ट आपका दिया है। क्रॉस हेयर रिंग टेस्ट को आप क्या करना है कि जो आपका जो है क्रॉस हेयर है उसकी जो वर्टिकल लाइन है, ठीक है, मेक द वर्टिकल क्रॉस हेयर लाइन प्लेन। देखिए जो आपका क्रॉस हेयर है, मान लीजिए आपका एक क्रॉस हेयर है, ठीक है, ये चीज, तो ये जो वर्टिकल लाइन है इस लाइन को जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर प्लेन में, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में इस जो है वर्टिकल क्या क्रॉस हेयर को लाना, यही आपका क्या कहलाता है इस पर टेस्ट, जो आपका क्या क्रॉस हेयर रिंग टेस्ट। मतलब जो आपका वर्टिकल आपका क्रॉस हेयर है उसको जो हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में लाना, आपका क्या कौन सा टेस्ट किया जाता है इसके लिए, आपको क्रॉस हेयर रिंग टेस्ट। वर्टिकल आर्क टेस्ट किया जाता है। जो आपकी वर्टिकल सर्किल है उसमें जीरो कब आए, जब आपका लाइन ऑफ साइट परपेंडिकुलर तो किसके हो जाए, जब लाइन ऑफ साइट परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस हो, ठीक है, जब लाइन ऑफ साइट परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस हो तो आपके जो वर्टिकल सर्किल है उसके मान को जीरो पर लाना, उसके लिए आप क्या कहते हैं वर्टिकल आर्क टेस्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने आपसे पूछा था लेकिन किसी ने आंसर नहीं दिया तो हमको देना पड़ा, लेकिन आप लोग बहुत गलत किए, आपको आंसर देना चाहिए था ना। तो देखिए आपका कौन सा हो जाएगा इसमें, एज्यूम्यूट टेस्ट 46 का फर्स्ट। सारे टेस्ट समझ में आया ना आपको, ठीक, नहीं समझ में आएंगे तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा इस चीज को, तो आपको पूरा अच्छे से लिख लीजिएगा इसको। 47 था आपका क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द लीनियर रिजर्वायर। लीनियर रिजर्वायर होता है वो आपका स्टोरेज होता है, वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए आउटफ्लो को, मतलब आउटफ्लो डिस्चार्ज, आउट जो आपका स्टोरेज होता है और अगर प्रोपोर्शनल है किसके, आउटफ्लो डिस्चार्ज के, तो कौन सा कहलाएगा, ये लीनियर रिजर्वायर कहलाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, फोर्थ ऑप्शन, प्रोपोर्शनल टू नहीं, सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा, सॉरी 47 का सेकंड। समझ में आया ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो 48th क्वेश्चन है आपका, 45 सेंटीमीटर डायमीटर बेल, मतलब डायमीटर आप बेल दिया है 45 सेंटीमीटर, ठीक है, और अनकन्फाइंड एक्विफर की थिकनेस यानी वी आपकी दी है कितना 30 मीटर दी है, ठीक है, और अंडर स्टेडी पंपिंग रेट लॉन्ग टाइम द ड्रॉडाउन ऑफ ऑब्जर्वेशन बेल, मतलब S1 आपका 10 मीटर दिया है और मतलब S2 आपका 10 मीटर दिया है, S1 आपका कितना दिया है 20 मीटर दिया है, और जो है आपका R2 दिया है वो 5 मीटर और R1 दिया है आपका कितना 3.5 मीटर, मतलब इतने दूर पर दो ऑब्जर्वेशन बेल्स लगाए गए हैं। तो आपको डिस्चार्ज ज्ञात करना है, आपकी परमिबिलिटी दी है 20 मीटर पर डे, ठीक है, 20 मीटर पर डे आपकी परमिबिलिटी दी है, ठीक है। तो आप ज्ञात करिए क्या, आपका फॉर्मूला होता है Q बराबर 2.303 log R2 अपॉन R1 2 पाई B अपॉन 2 पाई B S1 माइनस S2, ठीक, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो Q बराबर आप रखिए यहाँ पे 2.303 log R2 आपका कितना है 5 अपॉन 3.5 रख दीजिए यहाँ पे, और 2 पाई B आपका 30 मीटर है, ठीक है, और S1 माइनस S2 आप रखिए, ठीक है, S1 माइनस S2 आपकी रखेंगे तो 20 माइनस 10 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आप इसको कैलकुलेट कर देखिए, यहाँ पे 2 पाई KB होता है ना, KB यहाँ पे 2 पाई KB होता है, ठीक है, KB होता है, तो 20 मीटर पर डे आपका K रखेंगे तो 20 मीटर पर डे ऊपर चला जाएगा, तो इसे 24 गुणे 60 इतने सेकंड आपके 24 घंटे 60 मिनट 60 सेकंड हो जाएंगे आपके, ठीक है, ये आपका मीटर क्यूब प्रति सेकंड आएगा, ठीक है। इसे आप कैलकुलेट करिए, देखिए थर्ड ऑप्शन आपका सही आएगा इसमें से, ठीक है, 48 का थर्ड। देखिए हो सकता है आपका 0.08 ना के 0.8 आ रहा हो, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन से 0.8 ही आ रहा था, ठीक है, तो 0.08 हमने अभी किया तो कैलकुलेशन जो है 0.8 आ रहा है। तो देखिए अगर थर्ड ऑप्शन आप सही मानेंगे 0.08 हो सकता है, मिस प्रिंटिंग की वजह से हो, ठीक है, तो 0.8 होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन कोई नहीं दिया तो थर्ड ऑप्शन हम मान लेते हैं कि मतलब लेकिन आप ये समझिए कि 0.8 सही ऑप्शन आप समझिएगा, ठीक है, ये चीज है आपका, ठीक है। ये 48 हो गया, चलते हैं 49 की तरफ। 49 में आपको क्या दिया है, ब्रॉड गेज दिया है, उसकी स्पीड दी है मैक्सिमम और एवरेज, तो आपको करंट डेफिशिएंसी ज्ञात करनी है। करंट डेफिशिएंसी आप कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए आपकी जो मैक्सिमम स्पीड जो होती है उससे नहीं मतलब होता है, आपको एवरेज स्पीड से वो मतलब होता है, तो 85 kmph है आपकी एवरेज स्पीड, ठीक है। तो आप अब यहाँ से क्या करिए, आप यहाँ से क्या करिए, पहले
5% डिग्री के लिए आपका करंट मतलब सुपर एलिवेशन आप ज्ञात करिए 5 डिग्री के लिए, तो क्या होता है GB²/127R। तो जी आपका 1.676 हो जाएगा ब्रॉड गेज के लिए, बी हो जाएगा 85 का होल स्क्वायर आपका 127, आर क्या हो जाएगा 1720/5। 5 डिग्री के लिए आप पहले निकाले तो कितना आ जाएगा 0.277 मीटर। ठीक है, अब ई निकालिए आप 1.676 इंटू 85 का स्क्वायर अपॉन 127 इंटू 1720। यहाँ डी कौन सा रखेंगे? ब्रॉड गेज के लिए जो आपका करंट एफिशिएंसी होती है वो 4% ली जाती है। मतलब आप जब ज्ञात करेंगे क्या 5% में से आप इसका 4% घटाएंगे, 5 का 4% आप घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 4.8% आपका आएगा। घटा के देखिए 5 का जो है 4% कितना आएगा 5 गुणे 4/100 मतलब 20 यानी 0.2 आएगा। ठीक है, 0.2 5 में से 0.2 घटाएंगे तो 4.8 ही तो आएगा, तो 4.8 रखिए यहाँ पे। ठीक है, इसको सॉल्व करिए कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करिए आप तो कितना आ रहा है 1.676 इंटू 85 का स्क्वायर अपॉन 1.676 इंटू 85 का स्क्वायर अपॉन 127 इंटू 4.8 अपॉन 1720 कितना 0.266 आ रहा है इसमें 0.266 आ रहा है। घटाइए इसे घटाइए तो करंट एफिशिएंसी 0.277। एक मिनट फिर से इसको करते हैं 1.676 इंटू 85 का स्क्वायर अपॉन 127 अपॉन 1720 इंटू 4.8 टू 0.277 माइनस 0.266 कितना आएगा 0.01 मतलब 0.011 मीटर आ रहा है। तो यानी मतलब 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो इसमें आप क्या करिए गुणा कर दीजिए किससे 100 से। ठीक, तो कितना हो जाएगा 1.1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है लेकिन आप कैलकुलेट करिए तो यही आ रहा है। ठीक, आपका ये आंसर आ रहा है। तो 10 सेंटीमीटर वाला ऑप्शन आपका सही होगा, लेकिन क्या 1.1 आ रहा है। ठीक है, फिर से कैलकुलेट कर लीजिए आप एक बार 0.277 माइनस 0.266 कितना 0.01 मीटर मतलब 1 मीटर में कितना 100 सेंटीमीटर, तो कितना आ रहा है 1.1 आ रहा है। इसमें 10 ऑप्शन दिया। ठीक है, तो आप समझ लीजिए ऑप्शन हो सकता है इसमें गलत दिया हो। ठीक है, निकलेगा ऐसे ही आपका। ठीक, 1720 अपॉन डी करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका रेडियस आप कर्व निकल के आएगा और वहां से आप कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। तो ये आपका कितना होगा 49 का ऑप्शन आ गया आपका आंसर। What will be the shift? Shift आपको ज्ञात करना है ट्रांजिशन कर्व का। If the length of transition curve is 80 मीटर and radius of the curve is 300 मीटर, मतलब लेंथ आपका दिया है 80 मीटर दिया है और रेडियस आप कितना दिया है कर्व दिया है 300 मीटर के लिए। तो आपका शिफ्ट क्या होता है LS बराबर क्या होता है जो है L स्क्वायर अपॉन 24R रखिए। इसमें 80 का स्क्वायर अपॉन 24 गुणे 300 करिए कितना आएगा आंसर 80 का स्क्वायर अपॉन 24 गुणे 300 0.888 मतलब 0.89 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 50 का आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, क्वेश्चन आपको कैसे लगे जरूर बताइए और थोड़ा सा शेयर कर दिया करिए और रोज लाइव आया करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।